Hello students. So we are discussing about the cooperative societies and types में हमने कवर कर लिया है अभी तक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. So let us start with मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं बेसिकली ये सोसाइटीज़ प्रोड्यूसर्स के ग्रुप के द्वारा ही बनी हुई होती हैं. इट मीन्स इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को जो वो ऑलरेडी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मिलके बना चुके हैं एक साथ, अब वो अपने उन्हीं फाइनल प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना चाहते हैं. और मार्केट में सेल करने के लिए मार्केटिंग से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक्स वगैरह से जो आप ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेयर हाउसिंग, गोदाम वगैरह, पैकेजिंग का काम, ये सारे काम वो खुद ही हैंडल करते हैं और किसी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते हैं. ठीक है, सो दैट कि उनकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, बीच में वो किसी मिडिल मैन को इन्वॉल्व नहीं करता. ठीक है, ना तो वो होलसेलर को इन्वॉल्व करेगा, ना ही वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी दूसरे पर बेस्ड रहेगा, ना ही किसी और के वेयर हाउसेज में अपने सामान को रखेगा. सारे ही काम वो मिलकर हैंडल करते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे. सच सोसाइटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि इसमें स्मॉल प्रोड्यूसर्स ही होते हैं जो मिलके एक साथ मिलके अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करके उत्पादन अपना बढ़ाते हैं. ठीक है, तो जब उन्होंने प्रोडक्शन कर लिया उसके बाद द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइस फॉर देयर आउटपुट. अब जब वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे जो उनके लिए आउटपुट कहलाता है, उसके लिए वो चाहते हैं कि उनको रीजनेबल प्राइजेस मिल जाएं, अच्छे प्राइस उन्हें प्राप्त हों. द सोसाइटी एम्स टू एलिमिनेट मिडिल मैन एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ इट्स मेंबर्स बाई सिक्योरिंग अ फेवरेबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मिडिल मैन को बीच में से हटा देते हैं और मिडिल मैन की जगह पर खुद काम करते हैं जिसका उन्हें गेन मिलता है अपने प्राइजेस को रीजनेबल रखने में. इट पूल्स द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स and perform marketing functions like transportation, warehousing, packaging, etc. ठीक है, तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो वहाँ पर इनकम को तो पूल बनाया ही जाता है. ठीक है, छोटी छोटी इनकम्स को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि इनकम का बहुत बड़ा पूल उन्होंने बना लिया. ठीक है, तो सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स अपने इनकम को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी खुद अरेंज करते हैं, वेयर हाउसिंग खुद अरेंज करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग भी खुद करवाते हैं टू सेल द आउटपुट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस. और कोशिश करते हैं कि उनका आउटपुट अच्छी कीमत पर बाहर मार्केट में सेल हो सके. और फिर बाकी का काम बचा प्रॉफिट उनके काम के अकॉर्डिंग वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. तो बेटा जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें आइडिया तो वही है सभी के पीछे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम है, जैसे फार्मर्स है तो वहाँ पे फार्मर्स मेंबर होंगे. ठीक है, प्रोड्यूसर्स है तो प्रोड्यूसर्स मेंबर होंगे. तो मेंबर्स तो वही हुए हैं जिनके नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं. तो फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं वो मिलकर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं और फार्मिंग से रिलेटेड जो उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं उन दिक्कतों को इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प से दूर करते हैं. ठीक है, किस तरीके से कि मान लीजिए एक फार्मर को एक ट्रैक्टर की ज़रूरत है और एक ट्रैक्टर वो खुद से परचेज़ नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है. तो क्या करेंगे, मिलकर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकॉर्डिंग मिलकर जब उनकी सोसाइटी बन जाती है तो मिलकर वो ट्रैक्टर परचेज़ कर लेंगे और उसको आपस में यूज़ करेंगे. किसी दिन एक ने यूज़ कर लिया, दूसरे दिन दूसरे ने यूज़ कर लिया. ठीक है, तो उनके पास इनपुट्स भी आ जाते हैं इस तरीके से और वो फार्मिंग को अच्छे से कर पाते हैं. So these societies are established to protect the interest of farmers by providing better inputs at a reasonable cost. ठीक है, तो यहाँ पर हम इनपुट्स की बात कर रहे हैं. तो इनपुट्स में आपके आ जाएंगे, आपके सीड्स आ जाएंगे, फर्टिलाइज़र्स आ जाएंगे, पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे, मशीन्स वगैरह भी आ जाएंगी. तो सब कुछ ये हमारे इनपुट्स कहलाते हैं जो हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं.
द मेंबर्स कंप्राइज फार्मर्स हु विश टू जॉइंटली टेक अप फार्मिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो फार्मर्स यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। द एम इज़ टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पर वो बेनिफिट लेना चाहते हैं लार्ज स्केल फार्मिंग करके और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करके। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, अगर आपको अच्छे सीड्स मिलते हैं, अच्छी दवाइयाँ पेस्टिसाइड्स वगैरह मिल जाती हैं, तो प्रोडक्टिविटी पे तो फ़र्क पड़ता ही है उसका। Such societies provide better quality seeds, fertilizers, machinery and other modern techniques for use in the cultivation of crops. This helps not only in improving the yield and returns to the farmers. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे तो खेत में पैदावार बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी, जिसकी वजह से फार्मर्स को अच्छे रिटर्न, अच्छी कीमतें मिलेंगी अपनी क्रॉप्स के लिए। बट ऑल्सो सॉल्व्स द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फार्मिंग ऑन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, और इसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की समस्या है वो भी दूर हो जाती है। ठीक है, कैसे कि मान लो किसी किसान का जो लैंड है, जो उसका खेत है, वो एक जगह इकट्ठा नहीं है बल्कि थोड़ा थोड़ा कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो अगर आपस में उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है तो ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से ऐसा कर लें कि जो दूसरा फार्मर है जिसके आसपास उसकी ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन पर उसे खेती करने दे और दूसरे वाले की पर खेती खुद करे। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, एक फार्मर की जब सारी ज़मीन इकट्ठी हो जाएगी तो उस पर वो एक साथ जो भी एक्टिविटी करनी होती है, चाहे वो इरिगेशन की है, चाहे वो खेत जोतने की है, कोई भी एक्टिविटी है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद उसका जो लैंड है वो टूट कर अलग अलग जगह पर नहीं मिलेगा, वो इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो क्रेडिट मीन्स उधार। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी में जो अपने पैसों को वो कलेक्ट करते हैं, जो अपनी मनी कलेक्ट करते हैं, जो पूल बनाते हैं मनी से, उस मनी को वो एक दूसरे को एज अ लोन देते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्हें किसी और के पास जाके हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं कि हमें लोन चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं से बाहर से लेते हो तो उस पर जो है आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ज़रूर देनी पड़ती है, या फिर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अगर आप कोई बैंक से लोन लेना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सिक्योरिटी हो। ठीक है, तो बैंक को तो सिक्योरिटी ज़रूर चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद बैंक से लोन देते हैं। तो जो समस्याएं यहाँ पर होती हैं इनफॉर्मल सोर्सेज या फॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट लेने पर, वो ख़त्म हो जाती है। सो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग ईजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। ठीक है, तो ईजी क्रेडिट मिल जाता है, यानी बहुत जल्दी क्रेडिट मिल जाता है और रीजनेबल टर्म्स पर मिल जाता है। तो इसमें बेटा टर्म्स का मतलब होता है कि क्या कंडीशंस हैं वो लोन चुकाने के लिए। ठीक है, जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि आप ब्याज क्या चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहे हो, और किस टाइम पर आप लोन वापस कर दोगे, किस तरीके से आप लोन वापस करोगे, इंस्टॉलमेंट में दोगे या इकट्ठा दोगे। अगर आप नहीं चुका पाते हो तो फिर आपके साथ क्या, मतलब आप सिक्योरिटी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, क्या कंडीशन रहेगी अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो। तो ये सारी टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ के बाद ही सारा काम होता है, ऐसा नहीं है सब भाईचारे में चल रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर होता है। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ पर्सन्स हु सीक फाइनेंशियल हेल्प in the form of loans. The aim of such societies is to protect the members from exploitation of lenders who charge high rate of interest on loans. Such societies provide loans to members out of the amounts collected as capital and deposits from the members and charge low rates of interest. ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो आपस में उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की होती है उसी में से वो एज अ लोन एक दूसरे को देते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ यानी हाउस बनाने से रिलेटेड सोसाइटीज़ हैं ये। तो यहाँ पर भी जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी इनकम, छोटी छोटी इनकम्स को एज अ पूल बना लेते हैं और उसके बाद हाउसिंग से रिलेटेड लोन देते हैं, चाहे वो घर बनाने से लेकर हो या घर के लिए प्लॉट वगैरह ख़रीद कर देने की बात हो। ठीक है, बेसिकली कि प्लॉट है या घर से रिलेटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं हमारी। So cooperative housing societies are established to help people with limited income to construct house at reasonable cost.
ठीक है। तो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ उन लोगों की हेल्प करती हैं जिनके हाउस नहीं बने हैं किसी भी वजह से और वो नहीं बना पा रहे हैं, तो उनकी हेल्प करती हैं कि उनको वो पैसा अवेलेबल करवाती हैं जिससे वो अपनी हाउस की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ these societies consist of people who are desirous of procuring residential accommodation at lower cost. The aim is to solve the housing problems of the members by constructing houses and giving the option of paying in installments. The societies construct flats or provide plots to members on which the members themselves कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस एज़ पर देयर चॉइस। ठीक है, तो इसके अंडर आप प्लॉट भी ले सकते हैं या घर बनाने के लिए आप फंड भी ले सकते हैं और अपना हाउस कंप्लीट कर सकते हैं, या प्लॉट खरीदने के बाद प्लॉट बना सकते हैं, प्लॉट पर हाउस बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर कंडीशंस रहती हैं उसमें फिर कि भाई जितना आपको अमाउंट दिया गया है वो आप किस तरीके से चुकाएंगे, कब तक चुकाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली काफ़ी पैसा तो आपकी कैपिटल का ही होता है जो आपने हाउसिंग सोसाइटी में कैपिटल कंट्रीब्यूट करी होती है। ठीक है, तो ये हमने बेटा अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग बहुत क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट इज़ अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू।